हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ हिंदी की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक मैंने रखा है वर्णमाला। वर्णमाला से आपके एग्ज़ामों में कई सारे प्रश्न आते हैं। यदि आप वर्णमाला को विधिवत तरीके से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं। हिंदी में वर्णमाला का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे अभी तक आपको यदि वर्णमाला नहीं समझ में आई है तो मैं आपको एकदम सरल भाषा में विधिवत तरीके से इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वर्णमाला लिखी हुई है हेडिंग। वर्णमाला को मैं बताऊं तो किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि आप लोग, जैसे मैं बताऊं, जैसे आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, जैसे क, ख, ग और घा और अंगा, ये एक व्यवस्थित तरीका है लिखने का। यदि हम लिख दें क, ग, घ, अंगा, खा, देखा जाए तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि ये क्या है, एक क्रम से लिखा गया है। एक के बाद का है, फिर खा है, फिर गा है, फिर घा है, फिर अंग है। और हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं चीज़ों को। तो ये एक समूह में भी है और एक तरीका भी है लिखने का। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है, इससे परिभाषा निकल के आती है कि वर्णों, ये क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें वर्ण की, बात बार बार आ रही है, तो वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहली बात वर्ण समझो। वर्ण क्या होता है। सबसे पहले जैसे कि हमारा जो मनुष्य है, जो हम लोग हैं, हमारे पूर्वज लोग पहले जंगलों में निवास करते थे और जंगलों में निवास करने के पश्चात वो मुंह से आवाज़ें निकाला करते थे। जब मुंह से आवाज़ें निकाला करते थे तो उनको, जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, जंगल में जब मुंह से आवाज़ें निकालें तो जानवर इनको खा जाए। तो मनुष्य एक बहुत ही बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। उसने दिमाग लगाया कि हम अब बोलेंगे नहीं, हम अब अपनी बात को कहीं पर संकेतों के माध्यम से लिखेंगे। तो वही संकेत बनाया, जैसे बना दिया, ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, ये क्या है, संकेतक के रूप। जैसे ये बनाया संकेत तो मुंह से निकलने लगा आवाज़ ओ, तो इसका भी कोई अर्थ था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मुंह से आवाज़ निकालने के बाद फिर ये वर्ण बने, वर्णों के बाद फिर वर्णों से कई सारे मिलकर फिर शब्द बनाने लगे। बहुत सारे शब्द बनाने के बाद वाक्य बनाने लगे, वाक्य बनाने के बाद बहुत सारे चीज़ें, भावार्थ सब समझ आने लगे, ठीक है। जैसे बात करें वर्णमाला की, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या 52 होती है। यानी कि स्वर और व्यंजन मिलाकर ही हमारे वर्णमाला होती है और वर्णों की संख्या कुल 52 होती है। अब बात आती है स्वर की। तो जो स्वर का मतलब है जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। और अगर हम व्यंजन की बात करें, व्यंजन की अगर हम बात करें तो जिनको बोलने में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की, किसकी, स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। और मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33 होती है। और अगर हम, जैसे कि अगर हम, जो हमारी हिंदी भाषा है ये पूरी साइंटिफिक हिंदी है। और साइंस में क्या होता है, साइंस की एक क्वालिटी होती है, साइंस में जितनी भी परिभाषाएं होती हैं सारी की सारी प्रूफ होती हैं। और इसमें भी हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। जैसे कि लिखा गया है कि हमने बताया कि जो है, जो व्यंजन होता है वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। हाँ, जैसे हम बोले का देखो हम उच्चारण कर रहे हैं क, और का के बाद में देखो लास्ट में आ रहा,
का, कितने भी स्लो से बोलोगे आप, का के बाद आ आएगा ही। और जबकि अगर हम बात करें स्वर की, तो स्वर देखो हम बोल रहे हैं आ के बाद कुछ आ रहा, नहीं आ रहा, तो क्या है ये स्वर की परिभाषा ये बनती है जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात वे निर्वात उच्चारित होते हैं, स्वर कहलाते हैं। और जैसे हमारी वर्णमाला को 2 पार्टों में बांटा गया था, वैसे ही स्वर को भी 2 पार्टों में बांटा गया। एक का नाम है ह्रस्व, एक का नाम है दीर्घ। ह्रस्व की बात करें तो जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व कहते हैं, और दीर्घ की बात करें तो जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व की तुलना में 2 गुना समय लगता है, इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व है, वैसे मूल है, वैसे लघु, ये तीनों एक ही चीजें हैं। ह्रस्व, मूल और लघु तीनों एक ही चीजें हैं, और दीर्घ, संधि और गुरु ये भी तीनों एक ही चीजें हैं। ये आप इस बात समझ सकते हो कि ये जो है ना, ये तीनों व्यक्ति के, ये 3 व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है, ये 3 व्यक्ति नहीं। जैसे कि आपका, हम बात करें आपके नाम की, तो आपका एक नाम होता है वास्तविक नाम, जो जिससे आप पहचाना जाते हैं। एक होता है आपका राशि का नाम, एक क्या होता है, राशि का नाम। एक होता है जो आपके दोस्त, मित्र, सखा सब प्यार से बुलाते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति के मोस्टली 3 नाम होते हैं। वैसे व्यक्ति वही है, ये व्यक्ति वही है और इसके 3 नाम हैं। वैसे व्यक्ति आप हैं, आपके भी 3 नाम हैं। वैसे ये भी व्यक्ति है और इसके भी 3 नाम हैं। अगर बात करें इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें छोटा आ, ई, उ और री, यानी कि 4 वर्ण आते हैं। और बात करें इसके दीर्घ की, तो आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ आता है, और ये टोटल मिला के 7 हो जाते हैं। कंपटीशन में बहुत ही बारीकी से प्रश्न पूछता है कि बताओ कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। आपके दिमाग में आया होगा कि अंक और आहा कहाँ चला गया भैया, अंक और आहा अभी हम आपको बताएंगे। ये अयोग वाह की श्रेणी में रखा जाता है, अयोग वाह की श्रेणी में रखा जाता है, और ये इनकी संख्या होती है 2। कितनी होती हैं, 2 संख्याएं होती हैं। और बात करें कि मूलतः स्वर, बहुत डीप में प्रश्न पूछता है, कहता है बताओ मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, फिर भी 11 ही होती है। ऐसे पूछे कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। मूलतः और मूल में बहुत बड़ा अंतर है, मूलतः और मूल में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं, और कुल मूलतः पूछ रहा तो मूलतः 11 है। अब हम बात कर लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, और ओठ के स्थिति के आधार पर। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे दो में कौन कौन, मूल और संधि। मूल का मतलब जड़, मूल मतलब क्या होता है, जड़, और जड़ का मतलब एकदम बेस। इन्हीं जितने भी 4 वर्ण दिए गए हैं ना, इन्हीं चारों वर्णों से सब मिलकर बने हैं, इन्हीं चारों वर्णों से मिलकर सब मिलकर बने हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा गया, मूल स्वर कहा गया। क्या कहा गया, मूल स्वर कहा गया। अगर बात करें संधि का मतलब होता है, संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब क्या होता है, मेल। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ए, आओ, ये सब क्या है, संधि। जैसे छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा आ प्लस छोटा आ ही समझ लो, तो मिलकर क्या बनता है, बड़ा आ। तो ये दोनों मिले तभी तो बना, जब दोनों मिले तभी तो बना, तो क्या हुई, संधि हुई। संधि हुई तो इसका नाम पड़ गया संधि स्वर। अगर बात करें उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों को ह्रस्व की तुलना में दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व की तुलना में 3 गुना समय लगे उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व में जैसे बोल रहे हैं हम अ, ई, उ, री, तो देखो कम समय लग रहा है बोलने में। अगर दीर्घ की बात करोगे, बोलोगे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, देखो ह्रस्व की तुलना में क्या लग रहा है, 2 गुना समय लग रहा। जबकि हम प्लुप्त की बात करें तो प्लुप्त जो स्वर होता है ना, ये किसी भी व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, उस व्यक्ति को हम अगर बुलाएंगे, अपने जैसे आवाज देना, हमको कोई दूर खड़ा है, कि जैसे पहले बचपन में हुआ करता था, मम्मी हम लोग खेलने चले जाते थे तो मम्मी आवाज देती थी भैया, तो 3 गुना समय लग रहा है। जैसे कहते हैं अभिषेक, तो क्या है 3 गुना समय लगता है। तो ये क्या है, प्लुप्त स्वर हो गया। आप जीभ के प्रयोग के आधार पर समझ लो भैया, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखो हमारी जो जीभ है, देखो ये
ये एक तरह की माल समझ लो जीभ है, एक पार्ट हो गया ये अग्रभाग हो गया, और दूसरा पार्ट मान लो ये यानी कि ये मध्य भाग हो गया, और तीसरा पार्ट मान लो एकदम पीछे वाला यानी कि पश्च भाग हो गया। वही तरह अग्र मध्य पश्च। अग्र में देखो जैसे बोल रहे हैं ई ए आई और री, और मध्य में सिर्फ एक वर्ण आता है जिसका नाम है आ, और स्वर में सॉरी ये क्या है, ये यहाँ गलत हो गया है, अग्र स्वर मध्य स्वर और पश्च स्वर होना चाहिए था, पश्च स्वर। ठीक है, पश्च में देखो बड़ा आ है, उ ओ आओ है। ठीक है, ये पश्च स्वर हो गया। और अब बात कर लेते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर जो हमारा होठ है उसके आधार पर बात करते हैं। वो उसके प्रकार दो प्रकार होते हैं, एक वृत्तमुखी एक आवृत्तमुखी। जैसे वृत्त का मतलब होता है जिनको बोलने में हमारे जो होंठ है ना, ये होंठ इनका आकार वृत्तनुमा यानी कि गोलानुमा बन जाएगा, वो वृत्तमुखी कहलाएंगे। और जिनको बोलने में वृत्तनुमा नहीं बनेंगे वो आवृत्तमुखी कहलाएंगे। जैसे देखो उ ओ आओ, ये क्या है, देखो देखो वृत्तनुमा बन रहा है ना, ओ आओ वृत्तनुमा बन रहा है, तो ये क्या है, वृत्तमुखी है। और अगर हम बात करें आवृत्तमुखी की तो देखो आ ई री ए आए, क्या वृत्त बन रहा है हमारे मुंह में, नहीं बन रहा है। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।